Laburnum top MCQs. Our first question is, how did the poet describe the top of the laburnum tree in the poem The Laburnum Top? Poet द लेबनम टॉप पोएम में लेबनम ट्री को किस तरह से डिस्क्राइब करता है? ए. स्टिल एंड साइलेंट, बी. मूविंग एंड एंग्री लाइक, सी. साइलेंट एंड मोशनलेस, डी. नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज स्टिल एंड साइलेंट. पोइट जो हैं वो लेबनम टॉप को द लेबनम टॉप पोएम में लेबनम ट्री को स्टिल और साइलेंट, कि वो बिल्कुल शांत है, इस तरह से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट हैपेंड टू द लीव्स ऑफ द लेबनम ट्री? लेबनम ट्री की पत्तियों के साथ क्या होता है? क्या हैं वो, कैसी हैं? ए. दे वर ग्रीन, वे हरी थी. बी. टर्न्ड येलो, पीली हो गई थी. सी. फॉलन डाउन, गिर गई थी. डी. न्यू लीव्स ग्रोइंग, नई पत्तियां उस पर उग रही थी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज टर्न्ड येलो. वो जो पत्तियां हैं लेबनम ट्री की वो येलो हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वॉज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर? सेप्टेम्बर के महीने में लेबनम ट्री कैसे खड़ा है, कैसा दिखाई देता है? ए. स्टिल एंड डेथ लाइक, बी. अलाइव, सी. ग्रीन एंड हैप्पी, डी. स्टिल एंड ग्रीन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्टिल एंड डेथ लाइक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव? कब डेथ लाइक ट्री, मतलब जैसे कि मृत प्राय वैसा ट्री होता है, वो कब अलाइव हो जाता है, जीवित कब लगने लग जाता है? ए. इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में. बी. बाय द अराइवल मानसून सीजन, मानसून सीजन के आने पर. सी. बाय द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड, गोल्ड फिंच बर्ड के आने पर. डी. बाय द अराइवल ऑफ स्पैरोज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाय द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड. डेड लाइक ट्री जो है लेबनम ट्री, जब इस पर गोल्ड फिंच आकर बैठती है, उसके आने पर यह पेड़ बिल्कुल अलाइव हो जाता है, हलचल करने लग जाता है, स्टिल नहीं नजर आता, मूवमेंट करने लग जाता है. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई डिड द गोल्ड फिंच बर्ड केम टूवर्ड्स द ट्री? गोल्ड फिंच बर्ड पेड़ की तरफ क्यों आती है? ए. टू फीड हर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों को भोजन कराने के लिए. बी. टू मेक अ नेस्ट, घोंसला बनाने के लिए. सी. टू रेस्ट, आराम करने के लिए. डी. नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज टू फीड हर यंगर वंस, अपने छोटे बच्चों को भोजन कराने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6 इज, वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड? गोल्ड फिंच बर्ड के छोटे छोटे बच्चे कहाँ हैं? ए. ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, लेबनम ट्री की जो ब्रांच है, ब्रांचेस हैं, एकदम घनी ब्रांचेज जो हैं, बिल्कुल जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, जो थिक हैं उनमें. बी. ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री के ऊपर ही ऊपर. सी. ऑन अदर ट्री, दूसरे ट्री पर. डी. दे वर नेवर देयर, वे वहाँ पर कभी थे ही नहीं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच. जहाँ पर शाखाएं एकदम गहरी गहरी थी, वहाँ पर गोल्ड फिंच के जो यंग वंस थे वो थे. क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्ड फिंच बर्ड? गोल्ड फिंच बर्ड के लिए पेड़ क्या भूमिका अदा करता है, क्या रोल अदा करता है? ए. एज अ शेल्टर, बी. एज अ सपोर्टर, सी. एज अ मीन्स टू फीड हर फैमिली, डी. एज अ रेस्टिंग प्लेस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एज अ शेल्टर. गोल्डफिंच बर्ड के लिए जो यह ट्री है लेबनम ट्री, यह एक उसे शेल्टर प्रदान करने वाली भूमिका जो है वो निभा रहा है. क्वेश्चन नंबर 8 इज, हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच? किस तरह से, किस तरीके से जो ये बर्ड है गोल्डफिंच बर्ड,
ब्रांच के दूसरी तरफ जाता है? ए लाइक अ लिजार्ड, छिपकली की तरह। बी स्लोली, धीरे धीरे। सी स्मूथली। डी बाय फ्लाइंग, उड़कर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लाइक अ लिजार्ड, एक छिपकली की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री? किस तरह से गोल्डफिंच बर्ड पहुंच जाता है ट्री की दूसरी ब्रांच पर? ए विद अ चीपिंग साउंड। बी साइलेंटली, चीपिंग करते हुए, चहचहाते हुए, चुपचाप। सी नेवर अराइव्ड एट अदर ब्रांच, दूसरी ब्रांच पर वो कभी भी नहीं पहुंचा। डी फ्लू अवे एंड देन अराइव्ड एट द ब्रांच, उड़ जाता है और फिर लौट आता है दूसरी ब्रांच पर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विद अ चीपिंग साउंड, चहचहाने की आवाज़ के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट हैपेंड आफ्टर शी फेड हर यंग वंस? क्या होता है जब वह अपने बच्चों को खाना खिला चुकी होती है? ए शी फ्लू अवे, वो उड़ जाती है, गोल्डफिंच बर्ड जो है वो अपने बच्चों को फीड करवा कर उड़ जाती है। बी शी फ्लू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, वो ब्रांच के दूसरे साइड में उड़कर चली जाती है। सी शी स्टेड देयर, वो वहाँ रुकी रहती है। डी शी टुक सम रेस्ट इन द नेस्ट, वो नेस्ट में कुछ देर आराम करती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शी फ्लू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, वो ब्रांच के दूसरी तरफ उड़कर चली जाती है, देखने के लिए कि किसी ने मेरे बच्चों की तरफ नज़र तो नहीं की। क्वेश्चन नंबर 11 इज वाई वॉज गोल्डफिंच बॉडी बेयरली विजिबल? ए ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, गोल्डफिंच का जो शरीर है वह बेयरली विजिबल क्यों होता है? क्योंकि उसका जो कलर है वो येलो कलर की बॉडी है उसकी। बी बिकॉज शी वॉज स्मॉल, क्योंकि वो छोटी सी है। सी बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई की वजह से वो दिख जाती है। डी बिकॉज शी वॉज ब्राउन इन कलर, या फिर उसका कलर जो है वो ब्राउन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, उसकी डार्क येलो कलर की बॉडी होने की वजह से वो दिख जाती है, क्योंकि पेड़ तो हरे रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेयर डिड द बर्ड वैनिश आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस? अपने बच्चों को फीड करवाने के बाद गोल्डफिंच बर्ड कहाँ गायब हो जाती है? ए टू द अदर ब्रांच, बी टू द टॉप ऑफ द ट्री, सी टू हर नेस्ट, डी बिहाइंड द येलो लीव्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बिहाइंड द येलो लीव्स, ताकि वो दिखाई नहीं दे, क्योंकि उसका खुद का कलर भी जो है वो डार्क ब्राउन कलर का है, जो येलो की तरह दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट हैपेंड टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोएम? अंत में, इस पोएम के अंत में बर्ड का क्या होता है? ए शी फ्लू अवे, वो उड़ जाती है। बी शी स्टेड एट द ट्री, वो ट्री पर ही ठहरी रहती है। सी शी वेंट टू अदर ट्री, वो दूसरे पेड़ पे चली जाती है। डी शी वेंट टू ब्रिंग सम फूड फॉर हर यंग वंस, या फिर वो चली जाती है अपने छोटे बच्चों के लिए फिर से भोजन लाने के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शी फ्लू अवे, वो उड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ वॉज अ ट्री इन द एंड व्हेन द बर्ड फ्लू अवे? जब गोल्डफिंच बर्ड उड़ जाती है अंत में, इस पोएम के अंत में, तब वह ट्री कैसा लगता है, कैसा कैसा महसूस करता है? ए इट वॉज स्टिल अलाइव, कि वो अभी भी जीवित है। बी नथिंग चेंज्ड इन द लुक्स, कि कुछ भी अंतर नहीं आया है। सी इट वॉज डेथ लाइक अगेन, यह फिर से डेथ लाइक हो जाता है, मतलब कि इस पर कोई हलचल नहीं होती, ये स्टिल और डेथ लाइक हो जाता है। डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट वॉज डेथ लाइक अगेन। Question number 15 is what instance of alliteration has been used in the poem The Laburnum Top out of the following options? मैं यहाँ कुछ ऑप्शंस आपको दिखाने वाली हूँ। इनमें से कहाँ पर, कौन से ऑप्शन में, कौन से सेंटेंस में एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है? एलिट्रेशन मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ पर कॉन्सोनेंट की ध्वनि जो है, कॉन्सोनेंट जो है वो बार बार रिपीट होता है। ए एंजिन ऑफ हर फैमिली,
B. Her bed face. C. Sleek as a lizard. D. September sunlight. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेप्टेम्बर सनलाइट में एस जो है रिपीट हुआ है और साथ साथ वर्ड्स जो आ रहे हैं कंटिन्यूस वर्ड्स के साथ में एस और एस की रिपीटेशन हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट ट्रांसफर्ड एपिथेट वाज यूज्ड इन द पोएम द लैबरनम टॉप। लैबरनम टॉप पोएम में ट्रांसफर एपिथेट कौन से सेंटेंस में यूज़ हुआ है? ट्रांसफ़र एपिथेट जो होता है उसे हिंदी में हम बोलते हैं स्थानांतरित विशेषण। ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम करता है जो किसी दूसरे नाउन या पर्सन पर जो वो विशेषता होती है वो लगा देता है, जैसे स्लीपी नाइट या स्लीपलेस नाइट, हैप्पी डेज। तो डेज हैप्पी नहीं होते हैं। यहाँ पर जो बोलने वाला है अपने सेंटेंस को कि आई हैव हैप्पी डे टुमारो, है ना, तो डे हैप्पी नहीं था बल्कि उस पर्सन की जो बोल रहा है, जो जिसका ये स्टेटमेंट है, उसकी जो फीलिंग्स है वो हैप्पी होती हैं, लेकिन यहाँ पर डेज़ को हैप्पी बता दिया जाता है, तो ये ट्रांसफ़र एपिथेट कहलाता है। और इस पोएम में देखते हैं कौन से सेंटेंस में ट्रांसफ़र एपिथेट है। ए. हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क। बी. engine of her family. C. sleek as a lizard. D. September sunlight. Correct answer is option A. Her bed face identity mask. कि उसका जो चेहरा है ना, जो उसका वर्जित चेहरा है वही उसका आइडेंटिटी मास्क है। मतलब यहाँ पर चेहरा कैसा था? काले रंग का चेहरा था पोएम में जब आया था, और यही उसका पहचान है, मास्क है उसकी पहचान जो है, इस कि ये वाला मास्क उसके लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र एपिथेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट डज द फ्रेज हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स। इसका मतलब क्या है? हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क, इसका मतलब क्या है? ए. बिकॉज शी वॉज ब्राउन इन कलर, क्योंकि वो उसका जो कलर है वो ब्राउन है। बी. ड्यू टू हर डार्क कलर येलो बॉडी, उसकी जो बॉडी का कलर है वो डार्क येलो है। सी. बर्ड्स फेस बिकेम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकग्निशन, कि इस बर्ड का जो चेहरा है वही उसकी पहचान है, वही उसकी पहचान का प्रतीक है। डी. नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बर्ड्स फेस बिकेम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकग्निशन। क्वेश्चन नंबर 18 इज What is the dominant color used in the poem? इस पोएम में कौन सा इफेक्टिव यानी कि प्रमुख कलर जो है कौन सा यूज़ किया गया है? रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। करेक्ट आंसर इज येलो। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड स्लीक इन द पोएम। स्लीक से इस पोएम में, स्लीक वर्ड का क्या मतलब है? स्लीक मतलब चिकना या मोटा, है ना। ए. लिजार्ड, बी. बर्ड, सी. ब्रांच, डी. टॉप ऑफ द ट्री। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लिजार्ड। छिपकली की तरह, यहाँ पर स्लीक का मतलब है छिपकली, कि जिस तरह से छिपकली एक जगह से दूसरी जगह पर फिसल कर 1 मिनट में चली जाती है और अपनी गर्दन निकाल कर देखती है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, उसी तरह से ये बर्ड भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जाता है जब अपने बच्चों को फीड करवा लेती है, छिपकली की तरह, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोएम। इस पोएम में इंजन किसे वर्णित किया गया है? ए. लिजार्ड, बी. मशीन, सी. लेबनम ट्री, डी. नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लेबनम ट्री। यहाँ पर लेबनम ट्री को इंजन के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। थैंक यू।